Okay, so now in financial appraisal, we are going to make use of the most important models: payback period, net present value. Now let's take an illustration where the initial investment is rupees 40 million. Now a project is given और उस प्रोजेक्ट का इनिशियल इन्वेस्टमेंट दे रखा है 40 मिलियन रुपीस, सैलवेज वैल्यू दे रखा है रुपीस 2 मिलियन, टैक्स रेट गिवन इन दिस क्वेश्चन इज 30% and life of the project is 8 years. Years and EBT is given. तो year दे रखे हैं 1 to 8, EBT in rupees million is given. कैलकुलेट करना है आपको फर्स्ट पार्ट पेबैक पीरियड, सेकंड पार्ट कैलकुलेट करना है नेट प्रेजेंट वैल्यू। डिस्काउंट रेट हमें इस क्वेश्चन में दे रखी है और वो डिस्काउंट रेट है 10%। नहीं भी दे रखी हो कभी तो आपको नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए फ्लैट रेट 10% ही लेना है। कभी 15% दिया हुआ होगा तो वही लीजिएगा, 20% हो तो जो रेट गिवन होगी वो यूज करिएगा, नहीं गिवन हो तो नेट प्रेजेंट वैल्यू निकालने के लिए आपको हमेशा और हमेशा रेट यूज करनी है 10%। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल, जब भी आप लोगों के पास ईबीटी गिवन होगी या इन केस सेल्स और सेविंग्स गिवन हो सकता है, तो सेल्स हो सेविंग्स हो, कभी कभी आप लोगों को टोटल रेवेन्यू गिवन हो सकता है, तो उसमें से आप सारी कॉस्ट को माइनस कर देंगे, जितनी भी कॉस्ट्स होंगी वो सारी माइनस कर देंगे आप, तो आपके पास आ जाता है अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। अर्निंग बिफोर टैक्सेस में सबसे पहले हम माइनस करते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन इसको निकालने का एक फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, डेप्रिसिएशन इज ऑलवेज इन्वेस्टमेंट माइनस सैलवेज वैल्यू अपॉन एन। आय मतलब इन्वेस्टमेंट, सैलवेज वैल्यू रीसेल वैल्यू, और एन का मतलब होता है लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इन ईयर्स। जैसे कि इस क्वेश्चन में भी डेप्रिसिएशन निकाल सकते हैं आप, वो है 40 मिलियन का इन्वेस्टमेंट। सैलवेज वैल्यू इस क्वेश्चन में दे रखी है 2 मिलियन की और लाइफ ऑफ द प्रोजेक्ट इज 8 इयर्स, तो 40 में से 2 माइनस करिएगा, 40 में से 2 माइनस किया 38, 38 को 8 से डिवाइड करो और बताइए क्या वैल्यू आ रही है? 4.75 मिलियन, राइट? दिस विल बी द डेप्रिसिएशन। तो सबसे पहले तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है, तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस बट आफ्टर डेप्रिसिएशन। तो कभी सेल्स हो सेविंग्स हो रेवेन्यू दे रखा हो, उनमें से सारे खर्चे माइनस करिएगा, अर्निंग्स बिफोर टैक्स आ जाएगा, उसमें से डेप्रिसिएशन पहले निकालना पड़ेगा और उसको माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिसिएशन माइनस किया तो हमारे हाथ में आ जाएगा अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस बट आफ्टर डेप्रिसिएशन। उसके बाद उसमें से टैक्स माइनस करिएगा। इस क्वेश्चन में टैक्स रेट दे रखा है 30%, नहीं दिया हुआ होगा तो आपको एक फ्लैट रेट 50% एज्यूम करना है इफ द टैक्स रेट इज नॉट गिवन। तो टैक्स माइनस किया, वैल्यू आ जाएगी अर्निंग्स आफ्टर टैक्सेस की EAT, और उसके अंदर फिर लास्ट में हम डेप्रिसिएशन ऐड कर देते हैं, तब हमारे पास आ जाते हैं एनुअल कैश इनफ्लोज, और उसका दूसरा नाम है कैश फ्लोज आफ्टर टैक्सेस, राइट? कैश फ्लो आफ्टर टैक्सेस और कैश फ्लो आफ्टर टैक्स बट बिफोर डेप्रिसिएशन, ये सारे नाम याद रखने हैं। तो भी हम ACI या CFAT का यूज करके आप लोग निकालेंगे पेबैक पीरियड और नेट प्रेजेंट वैल्यू, और CFAT का फुल फॉर्म कैश फ्लोज आफ्टर टैक्सेस, ये दूसरा नाम है एनुअल कैश इनफ्लोज का। सो वी स्टार्ट विद दिस प्रोजेक्ट। सबसे पहले हेडिंग डाल दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड, और पेबैक पीरियड का मतलब याद रखिएगा, पेबैक पीरियड डिनोट्स द टाइम इन व्हिच यू कैन रिकवर योर इन्वेस्टमेंट। कितने टाइम में आप अपने इन्वेस्टमेंट को रिकवर कर सकते हैं। जितना कम होगा पेबैक पीरियड उतना ही बेनिफिशियल होता है। द लेसर द पेबैक पीरियड द बेटर इट इज फॉर द प्रोजेक्ट। और अगर आपको 2 प्रोजेक्ट्स गिवन होंगे, दोनों का पेबैक पीरियड निकालिएगा, जिसका भी पेबैक पीरियड मिनिमम होगा बस उसी को आपको हमेशा सेलेक्ट करना है। तो पेबैक पीरियड डिनोट्स द टाइम इन व्हिच यू कैन रिकवर योर इन्वेस्टमेंट। नाउ वी स्टार्ट। सबसे पहले तो इस वर्कशीट को फॉर्म करते हैं। ईयर ये हमारे पास गिवन है
1 to 8, 1 से लेकर 8 तक का डेटा गिवन है। नेक्स्ट, यू आर गिवन ईबीडी इन रुपीज मिलियन। ईबीडी दे रखी है हमें रुपीज मिलियन के अंदर, वैल्यूज दे रखी थी हमें इस क्वेश्चन में। ईबीडी इन रुपीज मिलियन है 3.0, 3.5, 6.5, 8.5, 10.5, 11, 12 एंड 30। अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस में से सबसे पहले तो हमें डेप्रिसिएशन माइनस करना है, और डेप्रिसिएशन ये अभी अभी निकाला है हमने इस फॉर्मूले से, जो कि कह रहा है, ध्यान दीजिएगा एक बार फिर, इन्वेस्टमेंट 40 मिलियन का, सैल्वेज वैल्यू मतलब रीसेल वैल्यू 2 की, तो 40 माइनस 2 अपॉन है कितना आ जाएगा 4.75। तो डेप्रिसिएशन ऑफ एवरी ईयर will be equal to 4.75। depreciation हर ईयर का निकाल लिया हमने, which is going to remain same in straight line method, and in project management we are going to do practicals only using straight line method। और ये फॉर्मूला लिखा गया straight line method का, investment minus salvage value upon it, right? We remove this formula now to proceed further। तो ईबीडी में से डेप्रिसिएशन माइनस किया, हमारे पास आ जाएगा ईबीडी आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग डेप्रिसिएशन। बताइए क्या वैल्यू आ जाएगी? फर्स्ट 3 में से 4.75 माइनस किया, तो ये तो हो गई माइनस का 1.75 फर्स्ट वैल्यू। 3.5 माइनस 4.75 माइनस का 1.25 आ जाएगी वैल्यू, राइट? कई बार माइनस में भी आ सकता है क्योंकि डेप्रिसिएशन ग्रेटर है यहाँ पर। 6.5 में से 4.75 माइनस किया, ये प्लस का आ जाएगा पॉजिटिव 1.75। 8.5 माइनस 4.75, ये माइनस किया आपने 3.75। 10.5 माइनस 4.75 माइनस करिएगा इसको, और बताइए क्या वैल्यू आ रही है हमारे पास? 5.75। 11 माइनस 4.75, ये हो जाएगी अराउंड 6.25। दिस विल बी 6.25। फिर 12 माइनस 4.75, दिस विल बी 7.25। और 13 में से 4.75 माइनस किया तो वैल्यू आ जाएगी 8.25। तो सबसे पहले तो हमने अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस में से डेप्रिसिएशन माइनस किया। ईबीडी डायरेक्टली गिवन थी, नहीं गिवन होती तो सेल्स में से कॉस्ट माइनस करते थे तो भी आ जाता हमारे पास अर्निंग्स बिफोर टैक्सेस। नाउ द नेक्स्ट पार्ट, आप सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पर टैक्स, और टैक्स रेट दे रखी है हमें इस क्वेश्चन में 30%, राइट? द टैक्स रेट ओवर हियर इज 30%। निकालिएगा 1.75 का 30% कितना आ रहा है? 0.525, लेकिन माइनस का, राइट? ईबीडी आफ्टर डेप्रिसिएशन माइनस में है तो इसका टैक्स भी माइनस में आ जाएगा। नेक्स्ट 1.25 का 30% निकाला 0.375, लेकिन ये भी माइनस का। 1.75 इसका 30% निकालिएगा तो ये आ जाएगा प्लस का 0.525। पहले माइनस वाला 1.75 था, उसका 30% माइनस में आया, अब प्लस का 1.75 है, इसका आ गया प्लस के अंदर ही 0.525, राइट? पॉजिटिव है ईबीडी आफ्टर डेप्रिसिएशन, इसका टैक्स भी पॉजिटिव ही आएगा। निकालिए 3.75 का 30% कितना हो जाएगा? 3.75 का 30% 1.125। अब 5.75 का 30% कैलकुलेट करिएगा। 5.75 और इसका 30% कितना हो जाएगा? 1.725। 6.25 का 30%, 6.25 का 30%, 1.875। 1.875।
7.25 का 30% टैक्स, 2.175 और 8.25 का 30%। कीजिएगा कैलकुलेट। 2.475। नोट करिएगा एक बार यहाँ तक, फिर आगे सिखाते हैं आपको टैक्स रेट की वैल्यूज। ओके, किया नोट। अब आगे ध्यान रखना है आपको फर्स्ट एडजस्टमेंट, द मेन एडजस्टमेंट ऑफ टुडेज क्लास। जितने ईयर्स तक आपके टैक्सेस नेगेटिव आ रहे हैं उतने ईयर्स के आपको नेगेटिव टैक्सेस को ऐड कर देना है। तो सबसे पहले 0.525 नेगेटिव में था और 0.375 ये भी नेगेटिव में था, दोनों को ऐड कर दीजिएगा। तीसरे का भी अगर नेगेटिव होता वो भी ऐड कर देते, लेकिन फिलहाल दो ही वैल्यू नेगेटिव में थी, तो इन दोनों को टोटल करिएगा और टोटल करके बताओ कितना आ रहा है। 0.525 प्लस 0.375 0.9, राइट। 0.525 प्लस 0.375 किया ऐड हमने। तो जितने ईयर्स तक टैक्स नेगेटिव है उनको पहले ऐड करना, जिस साल से टैक्स पॉजिटिव आ रहा है वहां से उसको लेस कर देना। तो 0.525 पॉजिटिव था, उसको यहाँ से हमने रिड्यूस कर दिया। बताइए क्या वैल्यू आ रही है। 0.525 माइनस 0.9 माइनस 0.9, दिस विल बी इक्वल टू 0.375 माइनस का, राइट। तो ये माइनस का 0.375 आ गया। अब ये अगर पॉजिटिव आता तो हम इसको आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करते, लेकिन अभी भी ये आपका रेसिडुअल वैल्यू नेगेटिव में आ रही है, इसको आप फर्दर कैरी फॉरवर्ड करेंगे। कैरी फॉरवर्ड मतलब अगले ईयर में, और तब तक बार बार कैरी फॉरवर्ड करते जाओगे जब तक कि टैक्स पेबल आपका पॉजिटिव नहीं बन जाता। तो 1.125 में से 0.375 को लेस करिएगा और बताइए कितना आ रहा है। 1.125 0.75 प्लस का माइनस का, प्लस का। मान लीजिए अगर ये माइनस में आ जाता तो इसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर दें, और तब तक कैरी फॉरवर्ड करते जाते जब तक ये राइट ऑफ नहीं हो जाता, मतलब ये टैक्स एलिमेंट पॉजिटिव नहीं बन जाता। अभी तो यही बन गया। तो आई रिपीट दिस एडजस्टमेंट, जितने ईयर्स तक टैक्स नेगेटिव है पहले तो उनको ऐड कर लीजिएगा, उसके बाद जिस साल से टैक्स पॉजिटिव आ गया वहां से उसको रिड्यूस कर देना। अगर फिर से उनका आंसर नेगेटिव में आया तो उसको कैरी फॉरवर्ड कर देंगे आप। कैरी फॉरवर्ड करके अगर पॉजिटिव आया तब तो आगे कैरी फॉरवर्ड करने की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर ये माइनस में आ जाता तो इसको फर्दर कैरी फॉरवर्ड कर दे, और तब तक कैरी फॉरवर्ड करते जाते जब तक कि टैक्स पेबल आपका पॉजिटिव नहीं बन जाता। तो ये तो रहा पहला एडजस्टमेंट। अब नेक्स्ट पार्ट, एनुअल कैश इनफ्लो, ये निकालेंगे हम। एनुअल कैश इनफ्लो, पहले 3 साल तक तो आपको टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, तो आप क्या करेंगे, ईबीडी आफ्टर डेप्रिसिएशन जो है उसी को ही ईएडी मान लिया जाएगा, और ईएडी में क्या करते हैं हम डेप्रिसिएशन जोड़ देते हैं। तो माइनस 1.75 में 4.75 ऐड किया, क्या हो जाएगा पहले साल का एनुअल कैश इनफ्लो 3, राइट। माइनस 1.75 प्लस 4.75, दूसरे साल भी आपको टैक्स नहीं देना, तो जो ईबीडी आफ्टर डेप्रिसिएशन है वही ईएडी हो जाएगी, और ईएडी में क्या ऐड करोगे आप डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन माइनस 1.25 में 4.75 डेप्रिसिएशन ऐड किया, तो 1.25 माइनस का प्लस 4.75 क्या हो जाएगी वैल्यू 3.5, और तीसरे साल की एडजस्टमेंट के बाद टैक्स नेगेटिव आ गया तो फिर क्या करेंगे आप, जो ईबीडी है वही ईएडी हो जाएगी, ईबीडी आफ्टर डेप्रिसिएशन। 1.75 में 4.75 ऐड किया, क्या हो जाएगी थर्ड ईयर की वैल्यू आपकी 6.5। या इसको सीधे सीधे समझ लेना कि जितने ईयर्स तक टैक्स नेगेटिव आया है उतने ईयर्स तक जो भी आपकी ईबीडी है वो ईबीडी डायरेक्टली बन जाती है एनुअल कैश इनफ्लो। पहले साल टैक्स नेगेटिव, दूसरे साल टैक्स नेगेटिव, और तीसरे साल भी टैक्स नेगेटिव, तो तीनों ईयर्स तक जो भी हमारी ईबीडी है वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी सीधा एनुअल कैश इनफ्लो में। टेक्निकली ये कैसे आता है, पहले 3 साल हमें टैक्स नहीं देना, तो जो ईबीडी आफ्टर डेप्रिसिएशन है वही बनता है ईएडी। तो 1.75 माइनस वाले में प्लस कर दो डेप्रिसिएशन,
कितना आ जाएगा 3 माइनस का 1.25 प्लस किया 4.75, क्या आ जाएगी वैल्यू 3.5 और 1.75 प्लस 4.75 क्या आ जाएगा 6.5। दोनों में से किसी भी तरीके से समझ लो। पहला कि जितने ईयर्स तक आपका टैक्स नेगेटिव है उतने ईयर्स तक जो भी आपकी ईबीटी है वो डायरेक्टली ट्रांसफॉर्म हो जाएगी एनुअल कैश इनफ्लोज में। चौथे साल ध्यान देना सबके सब, ईबीटी आफ्टर डेप्रिसिएशन आ रही है हमारी 3.75, राइट, पे अटेंशन। उसमें से टैक्स देना है आपको 0.75, माइनस किया तो कितना रह गया ईएटी 3 और 3 में डेप्रिसिएशन 4.75 ये ऐड किया तो हमारे पास कितना आ जाएगा एनुअल कैश इनफ्लो 3 प्लस 4.75 वैल्यू क्या हो जाएगी 7.75। आई रिपीट 3.75 में से पहले आपने गवर्नमेंट को टैक्स पे कर दिया 0.75, ईएटी कितनी हो गई 3.75 में टैक्स पेबल था केवल 0.75, ईएटी हुई 3 में क्या करते हैं 4.75 तो हमारे पास एनुअल कैश इनफ्लो आ गए 7.75। आगे देखो अब और कैलकुलेटर हाथ में रखना, 5.75 माइनस टैक्स 1.725 प्लस कर देना डेप्रिसिएशन, ईबीटी आफ्टर टैक्स माइनस टैक्स, ईएटी आ जाएगा उसमें डेप्रिसिएशन जोड़ दिया, क्या वैल्यू आ रही है 8.775। एक और प्रैक्टिकल करो, 6.25 ईबीटी आफ्टर डेप्रिसिएशन है उसमें से टैक्स माइनस किया तो 6.25 माइनस 1.875, 6.25 माइनस 1.875 प्लस कर दो 4.75 9.125। नेक्स्ट किसी ये भी अगर ऊपर से गया हो तो एक और देखिएगा 7.25 ईबीटी आफ्टर डेप्रिसिएशन है इसमें से टैक्स माइनस करो 2.175, जो भी आंसर आएगा उसमें डेप्रिसिएशन 4.75 जोड़ देना 9.825 और लास्ट 8.25 प्लस 2.47 सॉरी 8.25 माइनस टैक्स 2.475 ईएटी आ जाएगा, ईएटी में डेप्रिसिएशन 4.75 ऐड ऑन कर दीजिए और बताइए क्या आ रहा है 10.25 10.525 तो ये आ जाएंगे हमारे सारे के सारे एनुअल कैश इनफ्लोज। तरीका बहुत सिंपल है, ईबीटी आफ्टर डेप्रिसिएशन मतलब ये वाला स्टेज, इसमें से सीधा सामने वाला टैक्स माइनस करना, जैसे 3.75 माइनस टैक्स 0.75 हुआ, राइट, दोबारा ध्यान दो 3.75 माइनस टैक्स 0.75, ईएटी आ गया 3 में डायरेक्टली 4.75 ऐड कर देना तो क्या आ जाएगा एनुअल कैश इनफ्लो 7.75। ऐसे ही सब ने करते जाना 5.75 माइनस टैक्स प्लस डेप्रिसिएशन, एनुअल कैश इनफ्लोज आ गए, क्योंकि ये आएंगे तभी जाकर निकाल सकते हैं आप पेबैक पीरियड और उसके बाद नेट प्रेजेंट वैल्यू। तो सबसे पहले तो चलते हैं पेबैक पीरियड पर। ये एनुअल कैश इनफ्लोज आने के बाद एक छोटा सा कॉलम और बन जाएगा आपका क्यूमुलेटिव कैश इनफ्लो, ये बनाते ही पेबैक पीरियड निकल आएगा। क्यूमुलेटिव मतलब 3 से ऊपर तो कुछ है नहीं तो 3 हो जाएगा, 3.5 प्लस 3 6.5, 6.5 प्लस 6.5 13, उसके बाद 13 में नीचे वाला 7.75 ऐड किया 20.75, उसमें 8.775 ऐड करिएगा और बताओ कितना आ रहा है 29.525, उसमें 9.125 ऐड कर दीजिए 29.525 प्लस 9.125 38.65 प्लस 9.825 38.65 प्लस 9.825 48.475 और इसमें लास्ट 10.525 ऐड करो और बताइए कितना आ रहा है ये 59। ये वैल्यू आ गई हमारी 59। अब पेबैक पीरियड निकालने को रेडी है तो पहले नोट कर लीजिएगा यहाँ तक या पेबैक पीरियड निकाल देते फिर आराम से नोट करिएगा।
पेबैक पीरियड के लिए फॉर्मूला अप्लाई करते हैं आप अनइवन कैश इनफ्लो में। अनइवन, यहाँ पर कैश इनफ्लो अलग अलग आ रहे हैं। इवन का तो बहुत सिंपल है, इन्वेस्टमेंट अपॉन एनुअल कैश इनफ्लो, लेकिन अनइवन का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ कंप्लीटेड ईयर्स प्लस ओरिजिनल outlay remaining upon annual cash inflow of the coming year, next year। सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट देखो आपको कितने रुपए का है। इन्वेस्टमेंट है 40 मिलियन का। अब 40 मिलियन को लोकेट करना कि वो कहां पर आ रहा है। 40 मिलियन 3 में नहीं आ रहा, 6.5 में नहीं है, 13, 20, 29 कहीं पर भी नहीं है। 40 मिलियन आ रहा है 38 और 48 के बीच में। 38 से ज्यादा है, 48 से कम है। तो कंप्लीट इयर्स कितने माने जाएंगे? कंप्लीट इयर्स हो जाएंगे हमारे पास 6 इयर्स कंप्लीटेड, राइट। 6 साल तो पूरे हो गए, 7वां पूरे होने से पहले ही हमने कहीं पर 40 मिलियन की रिकवरी कर ली। तो कंप्लीट इयर्स कितने हो गए हमारे पास? 6। अब आपने 6 साल तक 38.65 तो अर्न कर लिए, तो 40 में से बचे कितने? 40 माइनस 38.65 कर दीजिएगा और देखो क्या वैल्यू आ रही है 1.35। इतना अमाउंट रिकवर करना रह गया। 40 में से 38.65 की रिकवरी हो गई, तो बचा कितना? 1.35। इसको डिवाइड करना है एनुअल कैश इनफ्लो नेक्स्ट ईयर। तो एनुअल कैश इनफ्लो नेक्स्ट ईयर कितना था? 9.825। अब सॉल्व करो और 1.35 को 9.825 से डिवाइड करके बताइए कितना आ रहा है। 0.137। इसका मतलब पेबैक पीरियड हो जाएगा 6.137 इयर्स। नोट करिएगा यहाँ तक, फिर आगे बताते हैं आपको। ये तो एक ही प्रोजेक्ट था, कभी 2 प्रोजेक्ट गिवन हो तो दोनों प्रोजेक्ट का आप लोग निकालेंगे पेबैक पीरियड, और दोनों में से जिसका भी पेबैक पीरियड मिनिमम होगा उसी को ही आपको हमेशा सेलेक्ट करना है। दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ पेबैक पीरियड। नोट कीजिएगा। फिर करवाते हैं इसके अंदर नेट प्रेजेंट वैल्यू, कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। नोट हो गया यहाँ तक। नेक्स्ट, इसके बाद अब आगे ध्यान दीजिएगा, एनुअल कैश इनफ्लोस, उसकी जरूरत है। हेडिंग डाल दीजिएगा कैलकुलेशन ऑफ नेट प्रेजेंट वैल्यू। अब नेट प्रेजेंट वैल्यू के लिए हमें केवल 2 छोटी छोटी सी चीजें याद रखनी है। एक तो डिस्काउंट रेट और एक आपके थे एनुअल कैश इनफ्लोस। ईयर थे हमारे पास 1 से लेकर 8 तक और एनुअल कैश इनफ्लोस रुपीस मिलियन में। वो बताइए एक बार कितने थे? सीधे एनुअल कैश इनफ्लोस ही। पहले साल का तो था 3, उसके बाद 3.5, 6.5, 7.75। ये ध्यान रखिएगा, हमें डायरेक्टली वैल्यूज लेनी है एनुअल कैश इनफ्लो की, डीबीटी नहीं। पेबैक में भी एनुअल कैश इनफ्लो काम आएगा, नेट प्रेजेंट वैल्यू में भी और इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न में भी। नेक्स्ट 8.775, 775, 9.125, 9.125, 9.825, 9.825, 10.525, 10.525। और एक टर्मिनल कैश इनफ्लो और आएगा जो कि इस क्वेश्चन में दे रखी है हमें, सैल्वेज वैल्यू। सैल्वेज वैल्यू कितना है लास्ट ईयर में? 2 मिलियन। तो वो भी आपकी कहीं पैसा है जिसको आपको टर्मिनल कैश इनफ्लो मानना होता है। दिस इज द टर्मिनल कैश इनफ्लो। अगर कभी वर्किंग कैपिटल दे रखा हो वो भी ऐड करना पड़ेगा इसके अंदर। अब यहाँ पर एक डिस्काउंट रेट दे रखी है हमें, डिस्काउंट रेट की वैल्यू है 10%। तो ये याद रखिएगा, नॉर्मल एनुअल कैश इनफ्लो तो आई गई, एक सैलरीज वैल्यू और है, उसको भी यूज करना है। अब डिस्काउंट रेट जनरेट करने के लिए आपको एक फॉर्मूला यूज करना है, 1/1 + r। तो डिस्काउंट रेट कितनी है? 10%। 1/1 + 0.10।
और 1 डिवाइडेड बाय 1.10 करते जाइएगा। जितने ईयर्स की चाहिए उतनी टाइम्स इज इक्वल टू का की प्रेस करते जाइएगा, तो आपके पास हर ईयर की डिस्काउंट रेट आ जाएगी। जैसे सबसे पहले करो 1 डिवाइडेड बाय 1.1 और बताओ कितना आ रहा है? 0.909। फिर इज इक्वल टू किया 0.826, जनरली याद भी हो जाती है स्टूडेंट्स को। 751, देन 683 के बाद 621 के बाद 564 के बाद 513 और लास्ट आ जाएगी 467। 6 के आगे भी 5 है तो 467 और सैलवेज वैल्यू के लिए भी 467 ही दी जाएगी, राइट। तो उसके बाद आगे तक तो करना नहीं, सैलवेज वैल्यू को लास्ट ईयर की डिस्काउंट रेट से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये सैलवेज वैल्यू हमें 8th ईयर के एंड पे मिलेगी। जब ये प्रोजेक्ट पूरा वाइंड अप हो जाएगा तो इसको भी आखिरी साल के डिस्काउंट रेट से डिस्काउंट किया जाता है। अब एक कॉलम बनेगा प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज एट 10%। ये कैसे बनेगा? 3 को मल्टीप्लाई करिएगा 0.909 से और बताइए क्या वैल्यू आ रही है? 2.727। 3.5 को 0.826 से करिएगा। 3.5 into 0.826 2.891। इसी तरह से हर वैल्यू को मल्टीप्लाई करते जाना और ये वैल्यूज आती जाएंगी आपके पास, राइट। करो इसको और बताइए 6.5 को 0.751 से मल्टीप्लाई किया 4.881। 7.75 को 0.683 से मल्टीप्लाई करिएगा 5.293। 8.775 multiplied by 0.621 449। फिर 9.125 into 0.564 9.125 multiplied by 0.564 करिएगा 5.146। फिर 9.825 into 0.513 9.825 multiplied by 0.513 040। 10.525 into 0.467 10.525 into 0.467 4.915 और लास्ट 2 into 0.467 0.934। अब इन सबको ऐड करिएगा तो आपके पास आ जाएगी टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। ये बड़ा जरूरी है, टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लोज। इन सारी वैल्यूज का टोटल करिएगा। कितना है टोटल? 37.276, राइट। ये वैल्यू आ गई टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो की। अब याद रखिएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला वो होता है टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो माइनस टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश आउटफ्लो। तो टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ कैश इनफ्लो है 37.276 माइनस आउटफ्लो। आउटफ्लो का मतलब है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट और वो था 40 मिलियन का। जब आप सॉल्व कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ जाएगी आपकी 37.276 माइनस 40 माइनस का 2.724। नाउ सिंस द नेट प्रेजेंट वैल्यू इज नेगेटिव
the project will be rejected. नेट प्रेजेंट वैल्यू यहाँ पर माइनस में आ रही है, इसलिए आपका प्रोजेक्ट यहाँ पर रिजेक्ट हो जाएगा।